चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल में से 3 स्टेप्स को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली कवर किया। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस। अगला स्टेप है हमारे पास स्टेप 4 दैट इज एलोकेट ट्रांजिशन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और ये जो एलोकेशन होती है ट्रांजिशन प्राइस की हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे, ये होती है स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस, ये होती है हमारी हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस की बेसिस पे, कि अगर आइसोलेशन में अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेची जाए तो वो कितना स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस रिकवर करेगी। इस रेशियो में हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करते हैं। अब अगर अपने पास हम स्टेप 4 वाली प्रेजेंटेशन पर आए तो स्टेप 4 सबसे पहले ये कहता है कि एलोकेशन से पहले, एलोकेशन की बेसिस तो आपको पता है कि एलोकेशन की बेसिस क्या है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अवेलेबल है भी या नहीं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मार्केट में अवेलेबल है भी या नहीं। अगर आपके पास अपने कॉन्ट्रैक्ट की सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है तो फिर तो कोई रॉकेट साइंस काम ही नहीं करना, आप ट्रांजिशन प्राइस को एलोकेट कर दोगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में। कहता है एलोकेट ट्रांजिशन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस शुड बी डिटरमाइंड एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन and represents the price at which the entity would sell a good or service separately to a customer. Ideally, this would be an observable price at which an entity sells similar goods or services under similar circumstances and to similar contract. तो यहाँ एक जनरल सी बात देखिए कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है तो ट्रांजैक्शन प्राइस को उसकी बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। व्हाट इफ कि हमारे पास अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल ना हो, व्हाट इफ कि हमारे पास किसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल ना हो, तो इस केस में हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को एस्टिमेट करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोडक्ट की, अगर किसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करेंगे। कहता है एस्टिमेट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय कंसीडरिंग ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मार्केट कंडीशन, एंटिटी स्पेसिफिक फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स और क्लास ऑफ कस्टमर्स। use of observable inputs to be maximized to the extent possible. Approach that might be used to estimate the stand-alone selling price are discussed in next slide. देखें, अगर stand-alone selling price परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अवेलेबल नहीं है तो आप उसे एस्टिमेट करोगे। अब एस्टिमेट करने के लिए अब मैक्सिमम इनपुट्स को यूज करोगे। अब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अब अपने कंप्यूटर के प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी प्राइसिंग देखोगे, कस्टमर डिमांड को देखोगे, कस्टमर की कैपेसिटी टू पे देखोगे, यानी कि डिफरेंट माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख रहे होंगे। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपनी प्रोडक्ट की बुराई, कंपटीटर क्या प्राइस कर रहा है, कस्टमर क्या पे करने की कैपेसिटी रखता है, कस्टमर क्या पे करने के लिए विलिंग है, बहुत सारी चीजों को हम अकाउंट फॉर करके कोई ना कोई स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कर रहे होंगे। इस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के एस्टिमेशन के 3 तरीके हैं। नंबर 1 मार्केट असेसमेंट अप्रोच, नंबर 2 एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच, एंड नंबर 3 रेजिडुअल अप्रोच। ये तीनों को इसी प्रायोरिटी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे हम। लाइक हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम मार्केट असेसमेंट अप्रोच इस्तेमाल करें। अगर मार्केट असेसमेंट अप्रोच पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो फिर हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच इस्तेमाल कर लेंगे। और वो भी पॉसिबल ना हो तो फिर हम मजबूरी में रेजिडुअल अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये वाली प्रेजेंटेशन रीड करें तो मैं इस पे एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। सर रीड करता हूं मैं इनको फॉर्मेलिटी के, फिर हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं चीजों को। सबसे पहले हमारे पास एस्टिमेशन के मेथड अवेलेबल है मार्केट असेसमेंट अप्रोच। मार्केट असेसमेंट अप्रोच में कहता है इवैल्यूएट द मार्केट इन विच गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड, एस्टिमेट द प्राइस दैट द कस्टमर इन दैट मार्केट वुड बी विलिंग टू पे, रेफर टू द प्राइसेस फ्रॉम द कंपटीटर फॉर द सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज एडजस्टेड फॉर द एंटिटी स्पेसिफिक कॉस्ट एंड मार्जिन्स। यहां बेसिकली आप मार्केट असेसमेंट से सारी इंफॉर्मेशन पिक करोगे, कस्टमर की क्या इंटेंशन है, कस्टमर की क्या विलिंगनेस है, कस्टमर की क्या एबिलिटी है आपके प्रोडक्ट के पे करने के लिए, आपके कंपटीटर्स क्या प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज कर रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज कर रहे हैं, प्लस आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छी क्वालिटी है, क्या डेफिशिएंसीज हैं, उन चीजों को भी हमने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। और हम मार्केट असेसमेंट अप्रोच को यूज करते हुए कोई ना कोई स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कर रहे होंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप या मार्जिन अप्रोच, एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एडजस्टेड फॉर एनी अप्रोप्रिएट मार्कअप और मार्जिन। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की प्रोविजन पे हमारी इंटरनली कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, और उस पर कोई ना कोई एंटिटी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन एड ऑन करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच इस्तेमाल होगा।
रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच हम मजबूरी में इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस से ऑब्जर्वेबल सेलिंग प्राइस को माइनस करके हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच के तहत होगा। ये मजबूरी में इस्तेमाल होगा कब? टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस इज लेस द सम ऑफ द ऑब्जर्वेबल स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। This method may only be used when the selling price is highly variable. अगर एक प्रोडक्ट कभी 5,000 का बेचा जा रहा है, कभी 15,000 का बेचा जा रहा है, किसी कस्टमर को 50,000 का बेचा जा रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस वेरी हाईली वेरिएबल है, कम ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे ये मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। और selling price is uncertain, that is price has not been established yet or goods and services has not been previously offered. कोई goods and service ऐसी है जो कि पहली बार ऑफर हो रही है, तो इस तरह की केस में आप फिर रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब देखिए लेट्स इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने पहली बार कैप 5 FR2 का बैच पढ़ाया। इससे पहले मैं सीए फाइनल का टीचर था, एडवांस रिपोर्टिंग, एडवांस टैक्सेशन कवर करवाता था। आईक्यू में आने के बाद मैंने पहली बार कैप 5 FR2 का जो है ना कोर्स ऑफर करा और हमने इसकी फीस डिसाइड करी कि हम इसकी फीस चार्ज करेंगे 15,000 रुपए, सही है। और हमने कहा कि भाई हम इस कोर्स में 3 चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक तो लेक्चर्स, एक हैंडबुक, ये पहले बैच की बात बता रहा हूं, नहीं करंट बैच की थोड़ी, और एक हम स्पेशल सर्विस देंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम के 3 घंटों में भी कोई चीज ना समझ आ रही हो तो वो आईकेप के वॉशरूम जाए और सर मुर्तुजा गाइड को कॉल करे, तो सर मुर्तुजा गाइड 3 घंटे ऑन कॉल अवेलेबल होंगे और आप एग्जाम के 3 घंटों में भी मुझसे कुछ पूछ सकते हो। मैंने जब FR2 का पहला बैच लॉन्च किया तो मैंने 15,000 रुपए की फीस रखी और ये 3 चीजें मैंने कहा भाई हम इस कोर्स में ऑफर करेंगे। लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 150-200 घंटे के, हैंडबुक प्रोवाइड की जा रही होगी और एक स्पेशल यूनिक सर्विसेज होंगी कि अगर एग्जाम के 3 घंटे में भी कोई चीज फंस रही है तो आप आईकेप के वॉशरूम जाए, सर को फोन करे तो सर उसको उसमें आपकी हेल्प कर रहे होंगे। हमने कहा चलो ठीक है। अब तीनों का रेवेन्यू एक वक्त में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। डे 1 पे मैंने स्टूडेंट को बुक प्रोवाइड कर दी तो हैंडबुक का रेवेन्यू एट द पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए। लेक्चर्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 मंथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो लेक्चर्स का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 मंथ्स रिकॉर्ड हो रहा होगा। और स्पेशल सर्विसेज प्रोडक्ट की इस कोर्स के एंड ऑफ द कोर्स प्रोवाइड की जा रही होगी तो उसका रेवेन्यू एट द एंड रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि लाजिम है कि इस 15,000 रुपए की ट्रांजेक्शन प्राइस को मैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट की 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट करूं। अब मैं पहली बार ये कोर्स ऑफर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इन तीनों के मेरे प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है, तो अब मैं क्या करूंगा सर, मैं इन तीनों की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करूंगा। एस्टिमेट करने के लिए मेरे पास 3 मेथड्स है, मार्केट असेसमेंट अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच या फिर रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच। लेट्स से कि सबसे पहले मैं लेक्चर्स की बात करता हूं। लेक्चर्स के केस में मैं इस्तेमाल करता हूं मार्केट असेसमेंट अप्रोच। मैंने ये देखा कि मेरा कंपटीटर लेट्स से कि सर अहमद रजा मीर इस लेक्चर की कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, तो हमने पता लगवाया तो पता चला कि भाई ARTT में सर अहमद रजा मीर ये कोर्स लेट्स से कि 15,000 का ऑफर कर रहा है। अब सर अहमद रजा ये कोर्स 15,000 का ऑफर कर रहे हैं, इसमें कोई बुक प्रोवाइड नहीं की जाती, इसमें कोई इस तरह की स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती, वो सिर्फ लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं और उसके स्टूडेंट से 15,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि अगर सर अहमद रजा मीर की फीस यानी कि स्टूडेंट सर अहमद रजा मीर के लिए 15,000 रुपए पे करने के लिए एग्री है तो मैं अपनी प्रोडक्ट अपने लेक्चर्स की भी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 15,000 ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि उनका टीचिंग स्टाइल उनका पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, मेरा टीचिंग स्टाइल मेरा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा सर अहमद रजा मीर 15,000 रुपए का FR2 का कोर्स ऑफर कर रहे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई बुक अवेलेबल नहीं है, इसमें कोई यूनिक स्पेशल सर्विसेज नहीं है। फिर मैंने एक सर्वे करवाया। अब मेरे पास सर अहमद से सर्वे करवाने के लिए लेट से FFR के स्टूडेंट्स अवेलेबल थे। मैंने FFR के स्टूडेंट्स में एक सर्वे करवाया तो मैंने देखा कि जब एक स्टूडेंट सर ARM से पढ़ता है ना तो लेट से कि वो सर को 10 में से 9 मार्क्स देता है, 10 में से 9 मार्क्स दे रहा है, और वो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है तो वो मुझे 10 में से लेट से के 7 मार्क्स दे रहा है। हमने सर्वे कुछ इस तरह से करवाया, हमने फाइनल स्टूडेंट्स जो कि दोनों टीचर से पढ़ते हैं तो हमने एक सर्वे करवाया कि आप जरा टीचर को रैंकिंग तो करें
तो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अहमद के स्टूडेंट्स ने कहा कि वो 10 में से 9 मार्क्स दे रहे हैं सर अहमद को, मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि वो मुझे 10 में से 7 मार्क्स दे रहे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 15,000 रुपए में सर अहमद 9 मार्क्स अटेंड कर रहे हैं और मैं 7 मार्क्स अटेंड कर सकता हूं, तो मैं 7/9 अपनी एक एडजस्टेड प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूं। करे ना 11,666 यानी कि मेरे लेक्चर्स की जो स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन 11,666 के करीब। तो पहली प्राइस मैंने पहले परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कर ली यूजिंग दी मार्केट असेसमेंट अप्रोच। इसके बाद हैंडबुक प्रोवाइड की जाएगी। अब हैंडबुक भी FR2 में पहली बार फ्री में दी जा रही है, अदरवाइज तो हमेशा सेल ही होती थी। तो अब इसके लिए मैंने कहा चलो एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप या मार्जिन देखते हैं। तो मैंने अपने फोटोकॉपियर से पूछा, मैंने कहा ये जो बुक हम बना रहे हैं इसकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है। लेट्स से कि उसने कहा कि यार ये जो बुक आप बना रहे हो ना इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 1500 रुपए। और फिर मैंने कहा कि जो जनरली फोटोकॉपी के बिजनेस में या बुक शॉप वगैरह में जो बुक सेल वगैरह होती है तो जनरली दुकान वालों को मार्कअप मार्जिन एलिमेंट कितना होता है। इन्होंने कहा कि जनरली जो उर्दू बाजार में या डिफरेंट बुक जहां किताबें वगैरह सेल होती है तो इनका प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन जनरली लेट्स से के 30% होता है। तो मैं अपनी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कर सकता हूं कि अगर मुझे कॉस्ट 1500 की पड़ रही है और 30% मार्कअप है तो 1500 इंटू 1.3 1950। मैंने कहा मेरी हैंडबुक की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस आ गई 1950। अब तीसरी जो स्पेशल सर्विसेज थी ना, तीसरी जो यूनिक सर्विसेज थी, इसके लिए मेरे पास कोई मार्केट एसेसमेंट अप्रोच का डेटा भी नहीं है क्योंकि इस तरह की चीज पहली बार मैं लॉन्च कर रहा हूं और ना मैं जो ये अंदाजा लगाया जा सकता कि इसमें मैं क्या कॉस्ट और क्या मार्कअप वगैरह एलिमेंट करूं। तो अब मजबूरी में मैं यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच इस्तेमाल करूंगा। अब रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच में क्या करूंगा, सर मेरे कॉन्ट्रैक्ट की मेरे इस कोर्स की टोटल एक्चुअल फी है 15,000, जिसमें से लेक्चर्स की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस हमने एस्टिमेट की है 11,666, जिसमें से बुक की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस हमने एस्टिमेट की है 1950। तो जो रेजिडुअल अमाउंट आ जाएगा 1383। सर ये हमारे पास स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस होगी हमारी यूनिक सर्विसेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है, आपको इसे एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेशन के लिए या तो मैं मार्केट असेसमेंट अप्रोच या एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्कअप मार्जिन अप्रोच या फिर रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूंगा। इस एग्जांपल को कॉपी कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल।